हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डेस्टिनेशन में। आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन या भी कह सकते हैं सॉलिड्स का वर्गीकरण। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होते हैं उनको दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और सेकंड होता है घटक कणों के बीच बंधन बलों के आधार पर, जिसको हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर जो सॉलिड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर घटक कणों के बीच बंधन बलों के आधार पर जो सॉलिड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ए पार्ट में। जो ए पार्ट होता है जिसमें घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर जो सॉलिड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और नंबर दो होता है एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं और एमॉर्फस सॉलिड हैं इनके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये किस टाइप्स के होते हैं, इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे। अगर हमारे पास अगर दो टाइप के सॉलिड हैं तो उनमें हम लोग कैसे डिस्टिंगाइज करेंगे कि उनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है या फिर कौन सा हमारा उसमें एमॉर्फस सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और एमॉर्फस सॉलिड को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो स्टडी करनी है वो कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिवली स्टडी करने से क्या होगा कि इनके बीच में हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका ये जो है पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड, है ना। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को स्पष्ट कीजिए, तो उसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग किस तरह से डिस्टिंगाइज करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मार्बल होते हैं, है ना, मार्बल तो आप जानते ही होंगे, और जो बोर्ड पर जो चौक यूज की जाती है दोनों एक ही कंपाउंड के बने होते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मतलब जो मार्बल और चौक होते हैं वो दोनों कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चौक को आसानी से तोड़ सकते हैं लेकिन मार्बल को आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि दोनों जो सॉलिड्स हैं दोनों में जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। उस अरेंजमेंट के आधार पर ही वो जो है दो पार्ट में बट गए हैं कि आपका जो एक है जो मार्बल है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ जाता है और जो आपका चौक है वो एमॉर्फस सॉलिड में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या जो घटक कण होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब वो एक के बाद इस तरह से लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जो घटक कण होते हैं वो दीर्घ परास व्यवस्था वाले होते हैं। दीर्घ परास व्यवस्था का मतलब वो एक जो है लॉन्ग रेंज पर ऑर्डर होते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करेंगे तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। ये कैसे होते हैं? शॉर्ट रेंज
ऑर्डर, ठीक है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो घटक कण होते हैं, वो थोड़ी थोड़ी दूरी तक अरेंज रहते हैं, उसके बाद उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, फिर थोड़ी दूरी तक अरेंज रहेंगे, फिर उनका अरेंजमेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग इसको पहले पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर और साथ में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर और इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और अगर हम हिंदी में बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये दीर्घ परास व्यवस्था वाले होते हैं और ये लघु परास व्यवस्था वाले होते हैं। तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, शार्प होता है। या फिर अगर हम बात करें हिंदी में तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें एमोर्फस सॉलिड्स तो इनका जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज में होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज इन रेंज। रेंज का मतलब ये है कि देखो जैसे यहाँ पे क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प है। शार्प का मतलब क्या है, यहाँ पे निश्चित है। अगर इस टाइप का कोई सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट हमने मान लिया कि 120 डिग्री सेल्सियस है, तो वो क्या होगा, वो जो सॉलिड है वो 120 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के पूरी तरह से क्या होगा, वहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज में होता है। कि अगर मान लो यहाँ का कोई सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है तो वो 120 पे जाकर के मेल्ट नहीं होगा, उसमें क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेंज में ही रहेगा, है ना। 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, कुल मिला के यहाँ पे कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब निश्चित होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको हम लोग ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स, ठीक है। और जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं स्यूडो सॉलिड्स, या फिर इनको हम कह सकते हैं, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, या फिर इनको हिंदी में हम कह सकते हैं कि ये छद्म ठोस, ठीक है ना। ये ट्रू सॉलिड्स का मतलब वास्तविक ठोस होते हैं और ये कैसे होते हैं, छद्म ठोस होते हैं, ठीक है। तो ये एक इसमें डिफरेंट हो जाएगा, ये वास्तविक ठोस हो गए और ये कैसे हो गए, छद्म ठोस हो गए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी जो है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एन-आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें तो ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एन आइसोट्रोपिक या फिर आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक। थी कि एनाइसोट्रोपिक क्या होता है। एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बने हुए हैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने क्या है कि रेगुलर अरेंजमेंट तो किया हुआ है, लेकिन देखो पार्टिकल्स को चेंज किया है। पहले ये आपका इस तरह से डार्क है, फिर होलो टाइप, फिर डार्क, फिर होलो टाइप, फिर डार्क, फिर किस तरह से होलो टाइप का है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि देखिए अगर आपने इसको इधर साइड से देखा, ठीक है ना, इधर साइड से जब आप इसको देखेंगे तो क्या होगा कि आपको एक डार्क पार्टिकल नजर आएगा, एक हॉलो नजर आएगा, फिर एक डार्क नजर आएगा और फिर क्या होगा, हॉलो नजर आएगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, इसको इस डायरेक्शन से देखोगे, इस डायरेक्शन से, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको सारे जो पार्टिकल्स हैं वो हॉलो नजर आएंगे, है ना। होलो का मतलब वो खोखले। अब पार्टिकल कोई खोखला नहीं होता है, यहाँ पे केवल हमने समझने के लिए इस तरह, ताकि वो अलग अलग दिखे जो है, इसलिए उसको ऐसा मान रखा है। यहाँ पे जो ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका हम लोगों ने सेंटर एटम ले रखा है। वास्तव में जो एटम होता है वो इस तरह से जो है सर्कुलर होता है। अगर आप इसको बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे,
ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसका सेंट्रल एटम लेकर के चलते हैं, ठीक है, और उस सेंट्रल एटम को हमने क्या कर रखा है, डिफरेंट कर रखा है, ताकि हमें जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर आप इधर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपको देखो डिफरेंट टाइप दिख रहा है कि पहले ये कैसा है, डार्क है, फिर होलो टाइप है, फिर डार्क है, फिर होलो टाइप है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारे होलो टाइप दिखेंगे। जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको सारे कैसे दिखेंगे, डार्क टाइप के दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको डिफरेंट डायरेक्शन से देखते हो तो आपको डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज नजर आती हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड, तो एमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन से उसको देखोगे आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम नजर आएंगी। कि आप इसमें पता है कि इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि थोड़ी दूर तक अरेंजमेंट हुआ, फिर अरेंजमेंट चेंज हो गया, फिर हुआ, फिर अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो इसमें इस तरह से क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है कौन कहाँ पे होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ये इस तरह से जो होलो टाइप बना रखा है, ये एक हमने डार्क बना रखा है, ये सब आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप इनको किसी भी डायरेक्शन से देखोगे तो वो सब आपको एक जैसे ही दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपका एनाइसोट्रोपिक हो गया कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और आइसोट्रोपिक का मतलब हो गया सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या कहेंगे, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम मान लो बात करें कि कहीं मान लो शादी बारात का माहौल है और इस तरह से ये टेंट लगा हुआ है, ठीक है, और इस टेंट में क्या है कि मान लिया है कि जैसे यहाँ पे क्या है कि कुछ लड़कों बच्चों की भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे जो पुरुष हैं उनकी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं उनकी भीड़ लगी हुई है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं उनकी भीड़ लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है कि बच्चों को एक तरफ कर दिया है ना, और गर्ल्स को एक तरफ कर दिया है, जो मेंस हैं उनको एक तरफ कर दिया है, और जो लेडीज़ हैं उनको हमने क्या किया है, एक तरफ कर दिया है। अब अगर आप क्या करोगे, इस पंडाल को जो है इधर से देखोगे तो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है, जिसमें गर्ल्स हो या बच्चे हों कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा। जब आप इधर से देखोगे तो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा जिसमें मेंस हैं, और आप इधर से देखोगे तो आपको ये लेडीज़ दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप डिफरेंट डायरेक्शन से देख रहे हैं तो आपको डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि इसी पंडाल में कुछ ऐसा करें कि मान लो खाने का सिस्टम चल रहा हो, और खाने के सिस्टम चल रहा होगा तो सारे आपस में सब मिक्स होंगे, तो आप जहाँ से भी देखोगे आपको बच्चे भी दिखेंगे चारों तरफ से, उधर से आपको लेडीज़ भी दिखेंगे जो है, ठीक है। आप जिस डायरेक्शन से भी देखोगे आपको सारे पर्सन्स इसी तरह से नज़र आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप डिफरेंट डायरेक्शन से देख रहे हो तो आपको डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे आप डिफरेंट डायरेक्शन से देखोगे तो आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस एग्जांपल से भी इसको जो है आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी प्रॉपर्टी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है इसमें जो है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करते हैं कि एक नियमित कटाव प्रदर्शित करते हैं। नियमित कटाव प्रदर्शित का मतलब अगर इनको काटा जाए तो ये क्या करते हैं कि एक समतल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको अगर काटा जाता है तो ये समतल नहीं बनाते हैं। समतल का मतलब एकदम प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो दे डू नॉट अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज। और यहाँ पे बात करेंगे तो दे डू नॉट अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज, मतलब अगर आप इनको काटेंगे तो आपको एक प्लेन सरफेस मिलेगा, और अगर आप इनको काटेंगे तो आपको प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आपको क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इनके एग्जांपल्स की तो एग्जांपल्स में ले सकते हैं, जैसे इसमें NaCl का क्रिस्टल हो सकता है, ठीक है, क्वार्ट्ज हो सकता है, क्वार्ट्ज, ठीक है, डायमंड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ठीक है, और शुगर ले सकते हैं, ठीक है, शुगर। और अगर हम इनकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं रबर, ठीक है, रबर ले सकते हैं। रबर के बाद प्लास्टिक ले सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक। प्रोटीन को ले सकते हैं,
प्रोटीन, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग लेड को भी ले सकते हैं, ठीक है ना, हम शीशे को ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेड। क्योंकि क्या होता है कि आपको तो लगेगा जो लेड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होना चाहिए, क्योंकि उसको जब हम लोग काटते हैं तो काटने पे प्लेन सरफेस बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो लेड होता है, जो शीशा होता है, ये एक जो है सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप इसको ऐड कर सकते हैं कि जो लेड होता है ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब ये होता है कि अगर आप जो है कहीं भी शीशा लगा हुआ है किसी भी खिड़की में, तो उस खिड़की को अगर आप जो है 5 से 10 साल बाद देखोगे तो उसमें क्या होगा, जो शीशा है आपका, जो लेड है, वो ऊपर पतला हो जाएगा और नीचे धीरे धीरे क्या होगा, मोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो शीशा है, जो लेड है, इसमें बहने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसलिए इसको आप जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी होती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वही होते हैं जिनमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। और क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन तभी होगा जब एटम्स का या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होगा, ठीक है ना। तो चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इनमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, तो यहाँ क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इसमें किसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। मतलब जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन है वो घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको हम लोग किस तरह से अरेंज करें। मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अगर वो अरेंज हैं तो वो क्रिस्टलाइन में आ जाएंगे, और अगर उनका ऑर्डर क्या है, धीरे धीरे बदल रहा है बीच बीच में, तो फिर वो किस में आ जाएंगे, एमॉर्फस में आ जाएंगे, ठीक है। अगला हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस होता है उसके बेसिस पर इनको जो क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को क्लासिफाई नहीं किया गया है। ये जो होता है पॉइंट, ये केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए होता है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक।